ये हमें समझ में आता है और इससे पिछले सेशन में हमने बात भी की थी। हेल्थ और एजुकेशन किसी भी कंट्री के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए दो सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं और ये बात हमारे लीडर्स को भी समझ में आई। इंडिपेंडेंस मिलने के साथ ही हमारे लीडर्स ने एजुकेशन फॉर ऑल को प्रमोट करने के लिए कई सारे स्टेप्स लिए। उन स्टेप्स के बारे में आज के सेशन में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए एजुकेशन से रिलेटेड हमारे कंट्री में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट कमीशंस बनाए गए हैं। सबसे पहले 1948 में सेटअप किया गया यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को कब सेटअप किया गया? 1948 में सेटअप किया गया और इस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसके चेयरमैन थे। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को कब सेटअप किया गया? 1948 में। चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन चेयरमैन थे। और इस कमीशन को क्या काम दिया गया? यूनिवर्सिटी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को स्टडी करो और सॉल्यूशंस रिकमेंड करो। ये जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है इसने कुछ रिकमेंडेशंस दी। क्या रिकमेंडेशंस दी? एक तो कमीशन ने बोला कि हमें एजुकेशन को एज अ सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में डालने की ज़रूरत है। दूसरा कमीशन ने बोला कि हमें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को सेटअप करने की ज़रूरत है। तीसरा कमीशन ने बोला कि हमें रूरल यूनिवर्सिटीज़ को एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। चौथा कमीशन ने बोला कि हमें विमेंस के लिए कॉलेजेस को भी एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। और पांचवा कमीशन ने बोला कि हमें इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रमोट करने की ज़रूरत है। बहुत सिंपल। 1948 में सेटअप किया गया यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को। इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसके चेयरमैन थे। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशंस दी। क्या रिकमेंडेशंस दी? एक तो कमीशन ने बोला कि एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डालो। दूसरा कमीशन ने बोला कि हमें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को सेटअप करने की ज़रूरत है। तीसरा कमीशन ने बोला कि हमें रूरल यूनिवर्सिटीज़ को एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। चौथा कमीशन ने बोला कि हमें विमेंस के लिए कॉलेजेस को एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। और पांचवा कमीशन ने बोला कि इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पर प्रमोट करने की ज़रूरत है। बहुत सिंपल। 1948 में सेटअप किया गया यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को और फिर 1952-53 में सेटअप किया गया सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को। और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार चेयरमैन थे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के, जिसको सेटअप किया गया था 1952-53 में। और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का काम क्या था? स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, उनको स्टडी करो और सॉल्यूशंस रिकमेंड करो। ये जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है इसने कुछ रिकमेंडेशंस दी। क्या रिकमेंडेशंस दी? एक तो बोला कि हमें 3 साल का नेशनल सिस्टम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सेटअप करने की ज़रूरत है। हमें 3 साल का नेशनल सिस्टम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सेटअप करने की ज़रूरत है। और दूसरा बोला गया कि ये जो सेकेंडरी लेवल है इस पे करिकुलम को हमें और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। बहुत सिंपल। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को कब सेटअप किया गया? 1952-53 में। इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार इसके चेयरमैन थे। और इसने क्या रिकमेंडेशंस दी? एक तो बोला कि हमें 3 साल का नेशनल सिस्टम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सेटअप करने की ज़रूरत है। और दूसरा, सेकेंडरी स्टेज के ऊपर हमें करिकुलम को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। और फिर इसके बाद सेटअप किया गया द वेरी इंपॉर्टेंट कोठारी कमीशन को। कोठारी कमीशन को सेटअप किया गया 1964 में और कोठारी कमीशन के चेयरमैन थे दौलत सिंह कोठारी। कोठारी कमीशन को कब सेटअप किया गया? 1964 में। और कोठारी कमीशन के चेयरमैन कौन थे? दौलत सिंह कोठारी। कोठारी कमीशन को क्या काम दिया गया? इसको काम दिया गया कि हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है उसको पूरे तरीके से रिव्यू करो, देखो कि उसमें क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं और सॉल्यूशंस रिकमेंड करो। कोठारी कमीशन ने बड़ी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दी। एक तो कोठारी कमीशन ने बोला कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविजन होना चाहिए। एक क्या बोला कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविजन होना चाहिए। दूसरा कोठारी कमीशन ने बोला कि हमें 3 लैंग्वेज फार्मूला को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। और 3 लैंग्वेज फार्मूला के तहत कोठारी कमीशन कह रही थी कि एक तो बच्चे को सिखाई जानी चाहिए मदर टंग और इसके अलावा 2 और लैंग्वेजेस सिखाई जानी चाहिए। और प्राइमरीली कोठारी कमीशन बात कर रही थी हिंदी और इंग्लिश के बारे में। तीसरा कोठारी कमीशन ने बोला कि अगर टीचर्स को
फर्दर स्टडीज़ को परस्यू करना है तो उनको एकेडमिक फ्रीडम दिया जाना चाहिए। चौथा, कोठारी कमीशन ने बोला कि सिर्फ किताबों से काम नहीं चलेगा, हमें गेम्स को और स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा कोठारी कमीशन ने एक बेहद इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी जिसको आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। और वो रिकमेंडेशन क्या थी? कोठारी कमीशन ने बोला कि हमें इंडियन एजुकेशन सर्विसेज को क्रिएट करने की ज़रूरत है ऑन द लाइंस ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की लाइंस पे हमें इंडियन एजुकेशन सर्विसेज को स्टैब्लिश करने की, क्रिएट करने की ज़रूरत है। बहुत सिंपल। कोठारी कमीशन को कब सेटअप किया गया? 1964 में। चेयरमैन कौन थे? दौलत सिंह कोठारी। और कोठारी कमीशन की इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस क्या थी? एक तो कोठारी कमीशन ने बोला कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविजन होना चाहिए। दूसरा, कोठारी कमीशन ने बोला कि हमें 3 लैंग्वेज फार्मूला को अडॉप्ट करना चाहिए। तीसरा, कोठारी कमीशन ने बोला कि टीचर्स अगर फर्दर स्टडीज़ को परस्यू करना चाहते हैं तो उनको एकेडमिक फ्रीडम मिलना चाहिए। चौथा, कोठारी कमीशन ने बोला कि हमें गेम्स और स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करने की ज़रूरत है। और फाइनली कोठारी कमीशन ने बोला कि हमें इंडियन एजुकेशन सर्विसेज को क्रिएट करने की ज़रूरत है। कोठारी कमीशन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। इस कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए 1968 में सरकार लेकर आई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को 1968 में लाया गया और ये पॉलिसी बेस्ड थी कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशंस के ऊपर। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ऑफ 1968 में क्या बोला गया? एक तो बोला गया कि इंडियन लैंग्वेजेस और इंडियन लिटरेचर को डेवलप करने के ऊपर हम फोकस करेंगे। पहला क्या बोला गया? इंडियन लैंग्वेजेस और इंडियन लिटरेचर को डेवलप करने के ऊपर हम फोकस करेंगे। दूसरा बोला गया कि 3 लैंग्वेज फार्मूला को अडॉप्ट किया जा रहा है और यहाँ पे प्राइमरीली बात की गई हिंदी और संस्कृत को प्रमोट करने की। तीसरा बोला गया कि इंग्लिश और जितनी भी अदर इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं उनकी स्टडी के ऊपर भी स्पेशल फोकस किया जाएगा। चौथा बोला गया वेरी इंपॉर्टेंटली कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की जो एजुकेशन है उसको भी फोकस में रखा जाएगा, उसको भी प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ऑफ 1968 में बोला गया कि हमारा जो एजुकेशन का पैटर्न है वो कैसा रहेगा? 10+2+3 का पैटर्न रहेगा। 10 तक बच्चा पढ़ेगा, फिर 11-12 करेगा 2 साल में और 3 साल में करेगा ग्रेजुएशन। 10+2+3 का पैटर्न रखा जाएगा। गेम्स को प्रमोट करने की बात की गई और क्वालिटी बुक्स के प्रोडक्शन की बातचीत की गई। बहुत सिंपल। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ऑफ 1968 को लाया गया। ये कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन पर बेस्ड थी। और इस पॉलिसी में क्या बोला गया? एक तो बोला गया कि इंडियन लैंग्वेजेस और लिटरेचर को डेवलप करने के लिए काम किया जाएगा। दूसरा, 3 लैंग्वेज फार्मूला को अडॉप्ट कर लिया गया और फोकस किया गया हिंदी और संस्कृत के प्रमोशन के ऊपर। तीसरा बात की गई कि इंग्लिश और जितनी भी अदर इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं उनके स्टडी को भी स्पेशल फोकस में रखा जाएगा। चौथा बोला गया वेरी इंपॉर्टेंटली कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ की जो एजुकेशन है उसको प्रमोट किया जाएगा। और पांचवा बोला गया कि हमारे एजुकेशन का जो सिस्टम है उसका पैटर्न होगा 10+2+3। अच्छा, ये जो 1968 की नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है ये आई और फिर इसके बाद 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई। ये जो 1986 की नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है इसमें क्या बोला गया? विमेंस के लिए, एससी कम्युनिटी के लोगों के लिए और एसटी कम्युनिटी के लोगों के लिए एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को इंश्योर किया जाएगा। विमेन, एससी, एसटी कम्युनिटी के लोगों के लिए एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को इंश्योर किया जाएगा। इसी पॉलिसी के तहत 1987 में लॉन्च किया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को। 1987 में लॉन्च किया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को। बेसिकली स्कूल्स के अंदर जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं जैसे ब्लैक बोर्ड है, जैसे चौक है, जैसे चेयर टेबल्स हैं, वो सारी प्रोवाइड की जाएंगी इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत। फिर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ऑफ 1986 में बात की गई ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम के बारे में। ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम को इसने रिकमेंड किया। इसके अलावा रूरल यूनिवर्सिटीज़ को एस्टेब्लिश किया जाएगा और वैल्यू एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा। बहुत सिंपल, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में लाई गई और इसमें क्या बोला गया? विमेन, एससी, एसटी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, देनी चाहिए।
1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लॉन्च किया गया। ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम के बारे में बात की गई, रूरल यूनिवर्सिटीज़ को स्टैब्लिश किया जाए और वैल्यू एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया। अच्छा, ये जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है, ये दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस साल से इंप्लीमेंट किया जा रहा है 2020 की एजुकेशन पॉलिसी को। तो ये जो एजुकेशन की पॉलिसीज़ हैं ये अपने आप में थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इनके बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अगर पूछ लिया जाए तो कम से कम आपको 5-6 लाइन्स इनके बारे में पता होनी चाहिए। अच्छा, ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, इन्हीं के लाइन्स पे MHRD ने लॉन्च किया ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड को। MHRD को आजकल क्या बुलाया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बुलाया जाता है। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड को लॉन्च किया गया और इसका एम क्या था कि सभी क्लासरूम्स में डिजिटल और इंटरेक्टिव बोर्ड्स को सेटअप करने की ज़रूरत है। डिजिटल और इंटरेक्टिव बोर्ड्स को सेटअप करने के लिए ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड को लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया था? MHRD ने लॉन्च किया था। MHRD को आज के डेट में क्या बुलाया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बुलाया जाता है। फिर इसके बाद लाई गई द वेरी पॉपुलर मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम को 1995 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1995 में लाया गया था और इसको लाया गया था नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन के तहत। नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन के तहत 1995 में लाया गया मिड डे मील स्कीम को। ये जो मिड डे मील स्कीम है इसको रीलॉन्च किया गया 2004 में। कब रीलॉन्च किया गया? 2004 में। और बेसिकली मिड डे मील स्कीम में क्या बोला गया कि 8th क्लास तक के जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं या गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में पढ़ते हैं या मदरसाज में पढ़ते हैं, उन बच्चों को स्कूल के अंदर 1 मील गारंटीड तौर पे प्रोवाइड किया जाएगा। जब ये स्कीम लाई गई थी तब ये प्रोविज़न सिर्फ 5th क्लास तक के बच्चों के लिए था, लेकिन 2007 में इसको एक्सटेंड कर दिया गया 8th क्लास तक के बच्चों के लिए। मिड डे मील स्कीम में क्या बोला गया कि जितने भी 8th क्लास तक के ऐसे बच्चे हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं या गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में पढ़ते हैं या मदरसाज में पढ़ते हैं, उनको स्कूल के अंदर 1 मील गारंटीड तौर पे प्रोवाइड किया जाएगा। इनफैक्ट मिड डे मील रूल्स हैं 2015 के, और ये जो 2015 के रूल्स हैं ये क्या कहते हैं कि अगर स्टेट की गवर्नमेंट ये जो गारंटीड मील है इसको प्रोवाइड करने में फेल हो जाती है तो स्टेट की गवर्नमेंट को फूड सिक्योरिटी अलाउंस देना होगा। 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मिड डे मील स्कीम का नाम बदला और नाम बदल के रखा PM पोषण स्कीम। क्या नाम रखा? PM पोषण स्कीम इसका नाम रखा। बहुत सिंपल। मिड डे मील स्कीम सबसे पहली बार लाई गई थी 1995 में नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन के तहत। इसको रीलॉन्च किया गया 2004 में। और मिड डे मील स्कीम में बेसिकली क्या बोला जाता है? 8th क्लास तक के जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में या गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में या मदरसाज में पढ़ते हैं, उनको स्कूल के अंदर 1 मील गारंटीड तौर पे प्रोवाइड किया जाएगा। और 2015 के जो रूल्स हैं वो क्या कहते हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड मील को प्रोवाइड करने में फेल हो जाती है तो फूड सिक्योरिटी अलाउंस देना होगा स्टेट गवर्नमेंट को। 2021 में मिड डे मील स्कीम का नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बदला और नाम बदल के क्या रखा? PM पोषण स्कीम रखा। ये बहुत सिंपल बेसिक चीज़ें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, होपफुली आपको समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। होपफुली ये दोनों चीज़ें तो आपने कर ही दी होंगी बिकॉज आपका इसमें कुछ जाता नहीं है और चैनल की ग्रोथ के लिए ये दोनों चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, फिर इसके बाद 2005 में लाया गया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क किसने पब्लिश किया? NCERT ने पब्लिश किया। करिकुलम फ्रेमवर्क के नाम से क्लियर है, इसमें बात की गई कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है, स्कूल्स को किस तरीके से फंक्शन करना चाहिए, क्लासरूम का एनवायरनमेंट किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। बेसिकली गाइडलाइंस हैं एजुकेशन सिस्टम को चलाने के लिए। इन गाइडलाइंस का जो डॉक्यूमेंट है उसको बुलाया जाता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ 2005, जिसको पब्लिश किया NCERT ने। और फिर इसके बाद द वेरी इंपॉर्टेंट RTE एक्ट ऑफ 2009, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट।
ये जो आरटी एक्ट है 2009 का, इसको इनेक्ट किया गया 4 अगस्त 2009 को। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट को इनेक्ट किया गया 4 अगस्त 2009 को। और क्या बोला गया, 6 से 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। कोठारी कमीशन ने एक रिकमेंडेशन ये भी दी थी। आरटी एक्ट लाया गया 2009 में और बोला गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बातचीत है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में की गई है, आर्टिकल 21A में की गई है। साथ में ये भी बोला गया कि प्राइवेट स्कूल्स के लिए कंपलसरी है कि वो अपनी कम से कम 25% सीट्स को EWS कैटेगरी के बच्चों के लिए रिजर्व करके रखेंगे। और फाइनली नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को जिम्मेदार बनाया गया कि अगर कोई आरटी एक्ट का वायलेशन करता है तो उसके अगेंस्ट में सेफगार्ड के तौर पे कौन काम करेगा, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। बहुत सिंपल। आरटी एक्ट 2009 कब इनेक्ट किया गया, 4 अगस्त 2009 को इनेक्ट किया गया। क्या बोला गया, 6 से 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बातचीत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में की गई है, आर्टिकल 21A में की गई है। और साथ में ये भी बोला गया कि प्राइवेट स्कूल्स के लिए कंपलसरी है कि वो कम से कम अपनी 25% सीट्स को EWS कैटेगरी के बच्चों के लिए रिजर्व करके रखेंगे। और सेफगार्ड्स की जिम्मेदारी किसको दी गई, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को दी गई। और फिर इसके बाद द वेरी रिसेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई गई। ये जो 2020 की पॉलिसी है, इसने 1986 की पॉलिसी को रिप्लेस किया। पहले चलता था 10+2 सिस्टम। इस 10+2 सिस्टम को रिप्लेस किया गया 5+3+3+4 सिस्टम से। 5+3+3+4 सिस्टम क्या है कि पहले 5 साल में बच्चा सेकंड क्लास तक पढ़ेगा, LKG UKG वगैरह वगैरह सेकंड क्लास तक पढ़ेगा। फिर 3 साल में 5th क्लास तक पढ़ेगा, 3rd 4th 5th। फिर 3 साल में 8th क्लास तक पढ़ेगा, 6th 7th 8th। और फिर 4 साल में 9th 10th 11th 12th को कंप्लीट करेगा। और ये जो 5+3+3+4 का सिस्टम है, इसमें बच्चे की ऑन एन एवरेज करस्पॉन्डिंग एज क्या होगी, 5वीं तक 3 से 8 साल तक का बच्चा। फिर जो 3 साल का गैप है, मतलब 3rd 4th 5th, उसमें 8 से 11 साल तक का बच्चा। फिर 6th 7th 8th में 11 से 14 साल तक का बच्चा। और फिर 9 से 12 तक का जो बच्चा है उसमें 14 से 18 साल तक के बच्चे होंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 ने 1986 की पॉलिसी को रिप्लेस किया और नया एजुकेशन का पैटर्न स्टैब्लिश किया, 5+3+3+4। साथ में ये बोला गया कि आर्ट्स एंड साइंस के बीच में, करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बीच में और वोकेशनल और एकेडमिक स्ट्रीम्स के बीच में कोई भी हार्ड सेपरेशन नहीं होगा। तीसरा, इसने परख को सेटअप किया। परख जो है वो नेशनल असेसमेंट सेंटर के तौर पे काम करेगा। परख की फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसके अलावा नेशनल पॉलिसी ऑफ 2020 में ये भी बोला गया कि हमें एजुकेशन के ऊपर जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है टू 6% ऑफ GDP। एक टारगेट रखा गया कि 2030 तक प्री स्कूल और सेकेंडरी लेवल पे हमें 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को अचीव करने की ज़रूरत है। जैसे मान लेते हैं कि 15 साल की उम्र में लगभग 50 लाख बच्चे हैं, तो ये 50 लाख बच्चे स्कूल में एनरोल्ड होने चाहिए। उसको बोलते हैं 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। और ये हमें कब तक अचीव करना है, 2030 तक अचीव करना है। हायर एजुकेशन के लिए 50% GER हमें अचीव करना है, कब तक, 2035 तक। ये भी किस में बोला गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 में बोला गया है। और ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 है, इसने क्या बोला कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2021 को फॉर्मुलेट कौन करेगा, NCTE इसको फॉर्मुलेट करेगा। देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 इसने रिप्लेस किया 1986 की पॉलिसी को और नया एजुकेशन का पैटर्न या करिकुलर स्ट्रक्चर स्टैब्लिश किया। क्या है, 5+3+3+4। फिर बोला आर्ट्स और साइंस, करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर और ये जो एकेडमिक और वोकेशनल स्ट्रक्चर्स हैं, इनके बीच में कोई हार्ड सेपरेशन नहीं होना चाहिए। परख को स्टैब्लिश किया। परख क्या है, नेशनल असेसमेंट सेंटर है।
एजुकेशन के ऊपर जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज करना है 6% ऑफ द जीडीपी तक। प्री स्कूल से लेके सेकेंडरी लेवल तक हमें 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को अचीव करना है बाय 2030 और हायर एजुकेशन में हमें 50% जीईआर को अचीव करना है बाय 2035। नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2021 को फॉर्मुलेट करने की जिम्मेदारी किसको दी गई? एनसीटीई को जिम्मेदारी दी गई। अच्छा, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए उसको दिखाने के लिए 2022 में लॉन्च किए गए पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया या पीएम श्री, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कूल्स हैं और ये स्कूल्स एग्जाम्पल के तौर पे काम करेंगे और बाकी स्कूल्स को दिखाएंगे कि कैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। ये जो पीएम श्री स्कूल्स हैं, इनका ड्यूरेशन कब से कब तक है? 2022-23 से लेके 2026-27 के बीच में फंक्शन करेंगे ये पीएम श्री स्कूल्स। बहुत सिंपल, पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया कब लॉन्च किए गए? 2022 में लॉन्च किए गए और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कूल्स हैं। ये स्कूल्स एग्जाम्पल के तौर पे काम करेंगे और बाकी स्कूल्स को दिखाएंगे कि कैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। फिर एक है समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा नाम से क्लियर है, सभी बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना एम है समग्र शिक्षा का। और समग्र शिक्षा के तहत सभी क्लासेस को कवर किया गया है। प्री प्राइमरी लेवल से लेके सीनियर सेकेंडरी लेवल तक सभी क्लासेस को कवर किया गया है इस समग्र शिक्षा में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 को जब लाया गया तो इसके तहत समग्र शिक्षा को एक बार फिर से रिवैम्प किया गया, एक बार फिर से रीअलाइन किया गया। बहुत सिंपल सी बेसिक सी बातचीत है। फिर इसके बाद बात आती है कि रीसेंट टाइम्स में सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इस एजुकेशन सेक्टर के अंदर। 2021 में लाया गया नेशनल अचीवमेंट सर्वे को, और ये जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है इसको किसने कंडक्ट करवाया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कंडक्ट करवाया। नेशनल अचीवमेंट सर्वे के तहत बच्चों की जो प्रोग्रेस है और बच्चों की जो लर्निंग कॉम्पिटेंसीज हैं उनको इवेल्युएट किया जाता है, उनको देखा जाता है। बहुत सिंपल, नेशनल अचीवमेंट सर्वे किसने कंडक्ट करवाया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कंडक्ट करवाया। फिर एक है विद्यांजलि स्कीम। विद्यांजलि स्कीम का काम क्या है कि हमें स्कूल्स को मजबूत करना है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को सुधारना है कम्युनिटी की मदद से, प्राइवेट सेक्टर की मदद से और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू। ये जो विद्यांजलि स्कीम है इसके अंदर एक विद्यांजलि पोर्टल है। विद्यांजलि पोर्टल के थ्रू कंट्रीब्यूटर डायरेक्टली स्कूल के साथ में कनेक्ट कर सकता है। कंट्रीब्यूटर मतलब फॉर एग्जांपल आप कोई साइंटिस्ट हो या आप कोई रिटायर्ड टीचर हो जो कि किसी स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, फ्री में अपनी सेवाएं देना चाहते हो, तो विद्यांजलि पोर्टल के थ्रू आप डायरेक्टली स्कूल के साथ में कनेक्ट कर सकते हो। विद्यांजलि स्कीम, इसका एम क्या है, इसका काम क्या है? स्कूल्स को मजबूत करना है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को अपग्रेड करना है, एनहेंस करना है कम्युनिटी की मदद से, प्राइवेट सेक्टर की मदद से और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू। फिर एक है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। ये जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है इसको डेवलप किया डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने। किसने डेवलप किया? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने। और ये जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है ये सभी स्टेट्स के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है। एजुकेशन के फील्ड में सभी स्टेट्स और यूटीज के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है। बहुत सिंपल, नेशनल अचीवमेंट सर्वे किसने कंडक्ट करवाया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कंडक्ट करवाया। विद्यांजलि स्कीम क्या है? स्कूल्स को हमें मजबूत करना है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हमें इम्प्रूव करना है कम्युनिटी की मदद से, प्राइवेट सेक्टर की मदद से। और परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, इसको किसने डेवलप किया है? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने इसको डेवलप किया है। फिर इसके बाद है मनोदर्पण प्रोग्राम। ये जो मनोदर्पण प्रोग्राम है ये किसने चलाया? एनसीईआरटी ने इसको चलाया आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और फैमिलीज के लिए साइकोलॉजिकल सोशल सपोर्ट प्रोवाइड की गई थी ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स। भाई मेंटल हेल्थ सही रहनी चाहिए, इमोशनल हेल्थ सही रहनी चाहिए, तो साइकोलॉजिकल सोशल सपोर्ट प्रोवाइड की गई थी बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, फैमिलीज के लिए ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स अंडर दिस मनोदर्पण प्रोग्राम, जिसको किसने कंडक्ट करवाया? एनसीईआरटी ने कंडक्ट करवाया। फिर एक न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है। ये जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसको 5 साल
इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2022 से लेके 2026 तक। और इसका एम है 5 करोड़ लर्नर्स को कवर करना। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं। कौन कौन से? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के ऊपर फोकस करना है, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स प्रोवाइड करनी है, वोकेशनल स्किल्स का डेवलपमेंट इंश्योर करना है, बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करनी है और हमें एजुकेशन को कंटिन्यू करना है। इसके अंडर 5 करोड़ लर्नर्स को टारगेट किया जा रहा है। 5 साल के लिए इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है 2022 से लेके 2026 तक। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। फिर अभी पिछले साल आधारशिला को लॉन्च किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही जो हैं वो पिछले साल ही लॉन्च किए गए हैं। आधारशिला क्या है? 3 साल से लेके 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड की जाए, किस तरीके से अर्ली एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उसका नेशनल करिकुलम है। बेसिकली जो आंगनवाड़ीज होते हैं उनको ट्रेन किया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि 3 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड की जानी चाहिए, किस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। और ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने 48 वीक का करिकुलम लॉन्च किया है। ये जो आधारशिला है ये पंचकोश कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। 5 चीज़ें हैं इसमें। कौन कौन सी? फिजिकल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ लाइफ एनर्जी, इमोशनल एंड मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। इन 5 चीज़ों को फोकस में रखा गया है। कौन कौन सी? फिजिकल डेवलपमेंट, लाइफ एनर्जी का डेवलपमेंट, इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। आधारशिला है क्या? नेशनल करिकुलम फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम 3 to 6 ईयर इन दी आंगनवाड़ीज। ये आंगनवाड़ीज जो होते हैं उनको ट्रेन किया जाएगा, आंगनवाड़ीज में बुला के मदर्स को ट्रेन किया जाएगा इस 48 वीक करिकुलम के अंदर। किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है। फिर एक है नवचेतना। नवचेतना क्या है? अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन के लिए नेशनल फ्रेमवर्क है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ही इसको भी लॉन्च किया है। बेसिकली बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने से 3 साल तक उसका डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाए उसके बारे में बात करता है नवचेतना। ये केयर गिवर्स को एम्पावर करता है, आंगनवाड़ी वर्कर्स को एम्पावर करता है फॉर द ऑप्टिमल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। देखो आधारशिला में ट्रेनिंग दी जा रही है 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए कैसे केयर प्रोवाइड करनी है, कैसे एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। और नवचेतना में बात की जा रही है कि बच्चा पैदा हुआ उसके 3 साल तक बच्चे का कैसे ऑप्टिमल डेवलपमेंट करना है उसके बारे में फ्रेमवर्क है नवचेतना। आधारशिला और नवचेतना पिछले ही साल लॉन्च किए गए, तो इनको बेसिक तौर पे याद रखना। इतना याद रखना किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। और ये याद रखना कि किस एज ग्रुप को ये कैटर कर रहे हैं। फिर इसके अलावा और बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए, खासकर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। जैसे स्वयं को लॉन्च किया गया। स्वयं क्या है? ये स्वयं नेशनल मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज हैं। मतलब बहुत सारे कोर्सेज को लॉन्च किया गया है और इसको लॉन्च किया गया था 2016 में। स्वयं जो है वो क्या है? बहुत सारे ओपन कोर्सेज को लॉन्च किया गया है, ऑनलाइन लॉन्च किया गया है। कोई भी जाके इन कोर्सेज को पढ़ सकता है स्वयं के तहत। और ये कब लॉन्च किया गया? 2016 में। फिर स्वयं प्रभा है। स्वयं प्रभा क्या है? 32 DTH के चैनल्स ऐसे हैं जहाँ पे हाई क्वालिटी का एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और सिटीजन्स के लिए। 32 DTH के चैनल्स के ऊपर एजुकेशन का कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है इस स्वयं प्रभा में। फिर एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है। ये जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है ये डिजिटल रिपोजिटरी है ऑफ एकेडमिक कंटेंट इन डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ ऑल एकेडमिक लेवल्स। सभी एकेडमिक लेवल्स का एकेडमिक कंटेंट जो है वो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के ऊपर प्रेजेंट है। फिर शोध गंगा है, ई शोध सिंध है। शोध गंगा क्या है? डिजिटल रिपोजिटरी प्लेटफॉर्म है फॉर थीसिस एंड एकेडमिक पेपर्स। थीसिस और एकेडमिक पेपर्स के लिए जो डिजिटल रिपोजिटरी है उसको क्या बुलाया जाता है? शोध गंगा बुलाया जाता है। 2016 में लाया गया स्वयं को। स्वयं क्या है? बहुत सारे ओपन कोर्सेज को ऑनलाइन डाला गया है ताकि कोई भी जाके पढ़ सके। स्वयं प्रभा क्या है? 32 DTH के चैनल्स हैं ऐसे जिन पे हाई एजुकेशन कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, क्वालिटी ऑफ कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और सिटीजन्स के लिए। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी क्या है? जो भी एकेडमिक कंटेंट है उसको डिजिटली अवेलेबल करवाया जा रहा है इस नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के थ्रू। शोध गंगा क्या है?
शोध गंगा या ई शोध सिंध क्या है, जो भी थीसिस होते हैं, जो भी एकेडमिक पेपर्स होते हैं, उनको डिजिटल तौर पे प्रोवाइड किया जा रहा है शोध गंगा के ऊपर या ई शोध सिंध के ऊपर। फिर इसके अलावा एक प्रेरणा है। प्रेरणा को अभी जनवरी 2024 में लॉन्च किया गया है, पिछले ही साल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया इसको। क्लास 9 से लेकर 12 तक के जो बच्चे हैं उनको वीक लॉन्ग रेजिडेंशियल एक्सपीरियंस दिया जाएगा लर्निंग का। ये बेसिकली लर्निंग प्रोग्राम है लेकिन एक्सपीरियंस बेस्ड है। बच्चों को किसी दूसरी जगह पर ले जाया जाएगा, एक हफ्ते वहाँ पर रखा जाएगा और रेजिडेंशियल एक्सपीरियंस दिया जाएगा लर्निंग का। कौन सी क्लासेस को टारगेट किया गया है? 9 से 12 तक को टारगेट किया गया है। किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है। फिर है निष्ठा 4.0। निष्ठा 4.0 क्या है? ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। टीचर्स को ट्रेन किया जा रहा है ऑनलाइन रिलेटेड टू चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। 2022 में इसको लॉन्च किया गया और इसमें 6 मॉड्यूल्स हैं। बहुत सिंपल। प्रेरणा क्या है? बच्चों को किसी दूसरी जगह पे ले जाया जाएगा, वहाँ पे रखा जाएगा और उनको एक्सपीरियंस के थ्रू लर्निंग प्रोवाइड की जाएगी। जो बच्चे हैं वो कौन सी क्लास के टारगेट किए जा रहे हैं? क्लास 9 से लेकर 12 तक। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया कब? जनवरी 2024 में। निष्ठा 4.0 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। टीचर्स को ट्रेन करने के लिए ऑनलाइन प्रोग्राम है रिगार्डिंग चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। फिर 2021-22 में एक ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन लाई गई थी। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, इसके फाइंडिंग्स क्या हैं? एक तो हायर एजुकेशन में जो एनरोलमेंट है वो इंक्रीज हुआ है और इंक्रीज होके 4.33 करोड़ तक पहुंच गया है। 2020-21 के कंपैरिजन में ये जो इंक्रीज है ये 4.58% का इंक्रीज है। तो हायर एजुकेशन में जो एनरोलमेंट है उसमें इंक्रीज देखने को मिला है। फीमेल्स का जो एनरोलमेंट है उसमें भी इंक्रीज देखने को मिला है। पहले फीमेल्स का एनरोलमेंट कितना था? एब्सोल्यूट नंबर्स में 2.01 करोड़। 2021-22 में बढ़ के कितना हो गया? 2.07 करोड़ हो गया है। टॉप 3 स्टेट्स कौन से हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड के मामले में? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ पे एनरोल होते हैं? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में। और ऐसे स्टेट्स कौन से हैं जिनमें हाईएस्ट कॉलेज डेंसिटी है, सबसे ज़्यादा कॉलेजेस हैं? वो स्टेट्स कौन से हैं? कर्नाटका है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है। और इसके साथ इस चैप्टर की बातचीत खत्म हो गई। देखो इजी चैप्टर था, इसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं और आपको स्कीम्स याद रखनी पड़ेंगी। बस इतना याद रखना, जो इस साल के इनिशिएटिव्स हैं उन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करो। इस साल मतलब 2024, 2023 के भी रिलेटिवली उन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करो। 2021-20 वाले, 19 वाले हैं उन पर थोड़ा कम फोकस करो और उससे जो पुराने हैं उनको बेसिक तौर पर याद रखो। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।